गुड इवनिंग बच्चों, एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ये जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय है। कल मैंने आपको लंबवत अक्ष प्रमेय बताया था। उसके आगे ये दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। कल हमने आपको जड़त्व आघूर्ण क्या है, लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होता है वो समझाया था। समांतर अक्ष प्रमेय का ये चित्र है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो है, सेंटर ऑफ मास, ये है जो सी से होकर जाता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, सी। और एक एक्सिस है ए बी, दूसरा एक्सिस है एम एन, जो पैरेलल है किसके, ए बी के। ए बी एक्सिस और एम एन एक्सिस, ये दोनों अक्ष जो है एक दूसरे के समांतर है। यही कारण है कि इसे समांतर अक्ष प्रमेय कहा जाता है। और ये जो दृढ़ पिंड है, ये जो बॉडी है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ऐसा ये कण हमने मान लिया है P। इसका जो मास है वो है स्मॉल m। P से हमने ए बी अक्ष का लंबवत दूरी यहाँ पे ऐसे बना दिया, हमने मान लिया कि x है। और एम एन अक्ष का लंबवत दूरी y मान लिया। ठीक है, और ये दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है L। तो देखिए, जो समांतर अक्ष प्रमेय है वो ये कहता है कि किसी दृढ़ पिंड का एक दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, देखिए जो दी गई अक्ष है वो ए बी है। जब भी किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष गुजरती है तो वो पिंड जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है और तेजी से घूमता है, क्योंकि एक संतुलन बिंदु है और वहीं से अक्ष को गुजारा जा रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र से जब कोई अक्ष गुजरती है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। लेकिन इस बिंदु से यानी द्रव्यमान केंद्र से जितना दूर लेके जाएंगे किसी अक्ष को, उतना ज्यादा उस पिंड को घूमने में समस्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला कहता है कि I बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान की जितनी ज्यादा घूर्णन अक्ष से दूरी होगी, मतलब घूर्णन अक्ष जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास से दूर होगा, यानी R का मान जितना ज्यादा होगा I का मान उतना ज्यादा होगा। अर्थात हम इस पेन को, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालकर इसके बीच से एक पिन गड़ा दें और आर पार करके इसका एक्सिस बना दें तो ये फ्री घूमेगा। लेकिन इसी पेन में हम अक्ष को किनारे से लगाएं, यहाँ से कहीं पिन को लगाएं तो ये नहीं घूमेगा आसानी से, क्योंकि इसका भाग जो है, ये जो द्रव्यमान है ये नीचे लटक रहा है। तो गुरुत्व केंद्र इसका जो है इसको नीचे की ओर खींच रहा है, गुरुत्वीय बल, इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घूम सकेगा। तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र अगर एक जगह पे है तो ये फ्री घूमता है। कोशिश यही की जाती है कि जैसे पंखे और गाड़ियों के पहिए ये सब बनाए जाते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर में रखा जाता है ताकि द्रव्यमान एक जैसा फैलाव रहे, तो जिससे ये आसानी से घूम सके। पहियों में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये अक्ष जो गुजर रही है भी, ये किनारे है आप देख रहे हैं, तो पिंड के द्रव्यमान के बिल्कुल किनारे से अक्ष गुजरेगी तो ये वही हालत होगी जो इस पेन पे होगी कि यहाँ से एक अक्ष को गुजारा जाए तो पेन को घूमने में दिक्कत हो रही है। देखो आप, ये ऐसा ये द्रव्यमान लटक रहा है, अर्थात इसका जो घूर्णन है वो सही तरीके से नहीं होगा। स्वतंत्रता पूर्वक कब होगा? जब यहाँ से गुजरेगी। ये है सही स्थिति। ठीक है, तो दी गई अक्ष ए बी के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो ज्यादा होगा या कम होगा, आप बताएं। ज्यादा होगा ना? क्यों? क्योंकि यहां से ये दूरी ज्यादा है, मतलब आर स्क्वायर का मान जितना ज्यादा होगा आई का मान उतना ज्यादा होगा, और ये वाला डिस्टेंस कम होगा इसकी तुलना में। तो इसका मतलब है कि दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है वो है I O बराबर, ये ज्यादा होगा और ये इक्वल किसके होगा?
द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण IC के प्लस पिंड के पूरे द्रव्यमान कैपिटल M के और दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है L उसके वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, प्रमेय कहता है जड़त्वाघूर्ण के समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार एक दी गई अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण यानी दी गई अक्ष AB के परितः जड़त्वाघूर्ण IO ये बराबर होता है किसके, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण IC के तथा पिंड के द्रव्यमान M और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग यानी L स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर। तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये पिंड जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऐसा ही एक छोटा सा कण है P जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। इसका द्रव्यमान क्या है P का, स्मॉल m। तो हमको ये प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IO इक्वल टू IC प्लस ML स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कण P हमने मान लिया, माना कि एक कण P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। माना कि कण P की AB अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, OP इक्वल टू एक्स। OP इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। ठीक है, और P की MN अक्ष से दूरी ये क्या मान लिया हमने, CP इज इक्वल टू वाई। अब हम जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा से आगे लिखते हैं। कण P का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण IO इज इक्वल टू, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा मैंने बताया था आपको कि I इज इक्वल टू क्या होता है, MR स्क्वायर। M लिखेंगे लेकिन R स्क्वायर की जगह वो डिस्टेंस लिखेंगे जो यहाँ पे दी गई है। तो M लिखेंगे कण का द्रव्यमान स्मॉल m, डिस्टेंस कितनी है B अक्ष से x, तो mx स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक कण के लिए होगा, इसलिए संपूर्ण पिंड का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो IO इज इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे क्योंकि सिग्मा मतलब पूरे पिंड के लिए हो जाएगा। जितने भी कण हैं P टाइप के ऐसे बहुत से कण होंगे अनगिनत, वो सभी कणों के द्रव्यमानों का योग यानी कि सिग्मा ऑफ mx स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तरह कण P का MN अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण IC इक्वल टू MY स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है MN अक्ष से, y हमने माना, इसलिए संपूर्ण पिंड का, जब भी पूरे पिंड के लिए आपको लिखना हो तो आप सिग्मा लगा देंगे, पूरे पिंड के लिए हो जाएगा। संपूर्ण पिंड का MN अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण IC इज इक्वल टू सिग्मा MY स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम आते हैं समकोण त्रिभुज PQO में। देखिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, एक इधर एंगल बनेगा थीटा। हमें मालूम है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। हम समकोण त्रिभुज लेंगे PQO, समकोण त्रिभुज PQO में पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं। तो क्या आएगा, कर्ण का वर्ग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी PQ स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी OQ स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर,
ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी क्यू, ओ सी प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर, देन ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड ओ सी प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ओ सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी क्यू। अब वैल्यू रख देंगे, ओपी मतलब एक्स, तो एक्स स्क्वायर, पी क्यू यानी वाई, सॉरी पी क्यू की जगह नहीं रखना है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर की जगह एक वैल्यू आएगी, ओ सी यहाँ पे हमने लिखा, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, अभी ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा ओ सी स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी क्यू। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो पी क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर ये, तो छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आप देखें पी क्यू सी में, यहाँ पर ये लंब कवर धनाधार कवर, इसकी जगह क्या आ जाएगा सी पी स्क्वायर। हम लिखेंगे कि लेकिन समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में पी क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। ठीक है, चित्र से आप समझें तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सी पी स्क्वायर, इसलिए ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी क्यू। अब मान रखेंगे, ओपी का मान रख देंगे हम यहाँ पे x, देन एक्स स्क्वायर, सी पी यानी कि वाई स्क्वायर, ओ सी मतलब एल स्क्वायर 2l इंटू सी क्यू। अब हमें यहाँ पे करना है, बस लास्ट स्टेप चल रहा है, 2-3 लाइन और है, सिग्मा एम का गुणा दोनों पक्षों में, सिग्मा एम का गुणा दोनों पक्षों में, तो क्या आएगा इधर पे सिग्मा एम वाई स्क्वायर बराबर सिग्मा एम सिग्मा एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा एम एल स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम एल सी क्यू। अब समीकरण 1 और 2 में आप देखें, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो ये वैल्यू है आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस सिग्मा एम को हम लिख सकते हैं, इसको सिग्मा एम को कैपिटल एम, सिग्मा एम यानी जितने भी पार्टिकल हैं ऐसे पी जैसे, वो सभी का जो सिग्मा है वो हो जाएगा पूरे पिंड का द्रव्यमान, होल मास ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू कैपिटल एम, देन कैपिटल एम एल स्क्वायर, कैपिटल एम एल स्क्वायर एंड 2 एम एल सी क्यू। अब हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि ये जो एम एल सी क्यू है ये इसके सेंटर ऑफ मास पर जो द्रव्यमान केंद्रित है उसके लिए है द्रव्यमान के वो जड़त्व आघूर्ण, तो हम लिखेंगे चूंकि, और देखिए किसी भी द्रव्यमान केंद्र पर स्थित द्रव्यमान का जो जड़त्व आघूर्ण वो होता है 0, तो यहाँ पर जो मास है उसके लिए द्रव्यमान केंद्र 0, वो जड़त्व आघूर्ण 0 होगा, तो चूंकि एम एल सी क्यू इज इक्वल टू 0 तो हमें ये प्राप्त होगा, अतः ये 0 हो गया, हमें क्या मिलेगा आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एल स्क्वायर, यही हमारा समांतर अक्ष प्रमेय है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, चित्र में ये दी गई अक्ष है, ये समांतर अक्ष है एम एन अक्ष जो इसके समांतर गुजर रही है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी एल है, हमने एक कण पी माना है जिसका द्रव्यमान एम है, पी की लंबवत दूरी ए बी अक्ष से एक्स है, एम एन अक्ष से वाई है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण का थ्योरम वो सूत्र लगाया, तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा ये होती है कि द्रव्यमान गुणित घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग, कण पी का ए बी अक्ष से हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, तो ये क्या होगा आई ओ, क्योंकि ओ बिंदु से गुजर रही अक्ष, तो आई ओ इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। अब पूरे पिंड के लिए लिखेंगे तो हम लिख देंगे सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार कण पी का एम एन अक्ष के वर्धित जड़त्व आघूर्ण, तो ये होगा आई सी इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, और पूरे पिंड के लिए सिग्मा एम वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में बड़े वाले त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर धन ओ क्यू स्क्वायर, ये लिखा। अब हमने लिखा कि ये जो ओ क्यू है
वो OC और CQ के योग के बराबर है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह OC प्लस CQ। और हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो OC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CQ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ स्क्वायर CQ स्क्वायर ये जो है छोटे वाले त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ये दिए गए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण का वर्ग मिल जाएगा। तो PQ स्क्वायर CQ स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, CP स्क्वायर। तो ये देखो हमने पुट कर दिया यहाँ पे CP स्क्वायर। अब हमें मालूम है OP मतलब x, CP मतलब y, OC यानी l, इनके मान यहाँ पे रख दिया। अब सिग्मा m का हमने गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, तो ये आ गया सिग्मा m x स्क्वायर सिग्मा m y स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका वैल्यू है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी जगह I हो, इसकी जगह IC। सिग्मा m को हम लिख देंगे कैपिटल M, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर और ये 2ml/CQ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो ml/CQ है ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र पर स्थित किसी द्रव्यमान के लिए जड़त्व का गुण जो है वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा समांतर अक्ष प्रमेय। अगले वीडियो में हम अगले व्यंजक, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है घूर्णन गतिज ऊर्जा, वो मैं समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देखें और इन्हें देख करके प्रैक्टिस करें 1-2 बार, तो ये अपने आप रिपीट में आएंगे। फिजिक्स में व्यंजक कठिन नहीं होते हैं, लेकिन समस्या होती है विद्यार्थियों को कि जो उसमें थ्योरी दी गई है उसको देखकर वो सोचते हैं कि ये इसको थ्योरी लिखें कि व्यंजक लिखें, क्या करें। तो आपको केवल चित्र की तैयारी करना है, ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंट्रोडक्शन होता है शुरुआत में कि हमने क्या माना है, उसका द्रव्यमान क्या है, ये सब चीज़ें लिखना थोड़ा सा है, और बाकी चीज़ें जितना मैंने लिखा है ये आपको लिखना पड़ेगा। और कोई चीज़ कठिन नहीं है, आप कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करिए, वो सब प्रैक्टिस से सब आसान लगने लगता है। हाँ, जब आपको उसका बेसिक नॉलेज होगा, उसकी थ्योरी आपको मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये चित्र ऐसा क्यों बना, कहाँ पे कौन सी दूरी बनी, तो क्यों बनी है, उसका कारण रहता है, कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये सब चीज़ मालूम है तो फिर अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा और बनेगा भी वो, ठीक है। कल के वीडियो में मैं घूर्णन गतिज ऊर्जा और एक और क्वेश्चन है वो समझाऊंगा, तो कल आप जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।